प्रिय विद्यार्थियों व मेरे साथियों, आशा करता हूं कि आप परिवार सहित सभी सकुशल होंगे। शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असामपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से अभिवादन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा है। वाक्य की परिभाषा व रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों का हमने अध्ययन किया। अब हम अध्याय लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण, यानी हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कहां से वे शब्द लिए गए हैं, कहां से किस किस प्रकार के शब्द जो हिंदी भाषा में जुड़े हुए हैं, उन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। हम यहां पर पढ़ते हैं शब्दों का मुख्य रूप से 4 प्रकार से हम बंटवारा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार। तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में शब्द 4 प्रकार के लिए गए हैं, जिसमें पहला है तत्सम शब्द। जिसमें पहला है तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तत्सम का अर्थ क्या होता है? ज्यों का त्यों। अर्थात हिंदी की मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों काम में लिए जाते हैं। ज्यों के त्यों, यानी जैसे संस्कृत में उनका रूप है, उसी रूप में हिंदी में भी काम में ले लिए जाते हैं। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम, तत्सम का होता है ज्यों का त्यों, अर्थात जो रूप उनका संस्कृत में काम में लिया जाता है, संस्कृत भाषा में, वही रूप हिंदी में भी काम में लिया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये लीजिए, जैसे संस्कृत रूप है गर्भम, जैसे संस्कृत रूप है उत्तर, जैसे संस्कृत रूप है शिक्षक, जैसे संस्कृत रूप है अग्नि, जैसे संस्कृत रूप है काष्ठ, जैसे संस्कृत रूप है घृत, जैसे संस्कृत रूप है दुग्ध। ये देखिए कुछ उदाहरण हमने लिए हैं यहां पर। ये जो शब्द मैंने यहां लिखे हैं, इन शब्दों का संस्कृत रूप है, अर्थात हिंदी में हम गधा कहते हैं, संस्कृत में उसे हम गधल कहते हैं। संस्कृत भाषा में ऊंट को उष्टर लिखते हैं। संस्कृत का कोई भी पाठ है या किताब है तो उसमें ऊंट नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा उष्टर। संस्कृत में अध्यापक को शिक्षक कहते हैं, आग को अग्नि कहते हैं, काठ को काष्ठ कहते हैं, घी को घृत कहते हैं और दूध को दुग्ध कहते हैं। लेकिन ये शब्द जो है, ये है तो संस्कृत के, लेकिन कई बार ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक में, हिंदी के कविताओं में, हिंदी के कहानियों के पाठों में ये शब्द कई बार ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। हम हिंदी की बुक उठाएंगे, कोई अध्याय खोलेंगे तो उस अध्याय में इनमें से कोई शब्द ऐसे के ऐसे आ जाता है। तो ये हिंदी में आ गए संस्कृत के शब्द, हिंदी की भाषा में, हिंदी भाषा में या हिंदी की बुक्स में, पुस्तकों में अगर ये शब्द मिल जाएंगे तो इन
शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। एक बार फिर से, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों काम में लिए जाते हैं, अर्थात संस्कृत रूप ही हिंदी में आ जाता है तो वे तत्सम शब्द हो जाते हैं या तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, तद्भव। इससे मिलता जुलता ही है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं कि हिंदी, हमें ये तो पता है कि हिंदी भाषा की जो जननी है जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का रूपांतरण ही हिंदी है। तो संस्कृत शब्दों को बदल करके, उनका रूप बदल करके जब हिंदी में काम में लिया जाता है तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहां से हम इन शब्दों को बदल करके देख लेंगे, जैसे गर्दभ है तो गर्दभ से हिंदी में, हिंदी के कोई भी पाठ है, कविता है तो ज्यादातर उसमें गधा शब्द, हिंदी में गर्दभ को गधा कहते हैं, संस्कृत में गर्दभ कहते हैं। पुस्तक है, इसको हम ऊंट कहते हैं। शिक्षक है, इस शब्द को हम अध्यापक कहते हैं। अग्नि है, इसे हिंदी में हम आग कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं। घृत को घी कहते हैं, काष्ठ को काठ कहते हैं और दूध को दूध कहते हैं। तो ये वाला रूप, ये वाला सॉरी, गधा, ऊंट, आग, अध्यापक, काठ, घृत, दूध, दुग्ध का रूप बदल करके हिंदी रूप क्या हुआ? दूध। घृत का क्या हुआ? घी। अग्नि का क्या हुआ? आग। शिक्षक का क्या हुआ? अध्यापक। काष्ठ का क्या हुआ? काठ। उष्ट्र का क्या हुआ? ऊंट। तो ये जो हिंदी रूप है इसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या हुई तद्भव शब्द की? कि संस्कृत के शब्दों का रूप बदल कर जब हिंदी में काम में लिया जाता है, रूप बदल कर जब हिंदी में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं या तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी सीधे साधे शब्दों में हम ये कहें कि जैसे हिंदी के पाठ में, हिंदी की किताब में जैसे घृत आ गया तो अपने को कोई पूछे कि भाई ये घृत कैसा शब्द है तो हम इसे कहेंगे तत्सम शब्द। अब घृत ना आकर के अगर घी आ गया तो ये हो गया तद्भव शब्द। यानी संस्कृत शब्दों का रूपांतरण, रूप बदल करके जब हिंदी में काम में लिया जाता है तो वे तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे घृत शब्द आ गया हिंदी के पाठ में, किताब में घृत, तो उसे हम तत्सम कहेंगे, लेकिन अगर घी आ गया तो फिर हम उसे तद्भव कहेंगे। ऐसे ही ये बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, लेकिन कई बार कवि और लेखक लोग, साहित्यकार हैं, उनका संस्कृत वाला रूप ही हिंदी में काम में ले लेते हैं। लेकिन अगर हम फिर शब्दों की हम छटनी करेंगे तो फिर वे तत्सम शब्दों की श्रेणी में आ जाएंगे। और संस्कृत के शब्दों का रूप बदल करके तो हिंदी बनी है, तो ये मान लीजिए कि संस्कृत शब्दों का जो हिंदी वाला रूप है वह तद्भव कहलाता है। और ये कई बार प्रतियोगिताओं में भी पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं आपको एक तथ्य वाली बात बताता हूँ। और तथ्य क्या है, कई बार दिक्कत आ जाती है, पूछ लेते हैं कि तत्सम है या तद्भव है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है। तो सीधी सी बात है, इसके दो तथ्य हैं। एक तथ्य तो यह है जो अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी शब्द का संस्कृत रूप है वो तत्सम है, हिंदी रूप है तद्भव है। जैसे अभी अग्नि है, अग्नि, तो ये संस्कृत रूप है, इसका हिंदी रूप क्या हो गया? आग। जैसे कर्त्री है, कर्त्री, ये संस्कृत रूप है और इसका हिंदी रूप है कैंची। जैसे नापिक, ये संस्कृत रूप है नापिक और इसका तद्भव रूप क्या है? नाई। ठीक है, यहां तक तो सही है। अब मैंने तथ्य वाली बात क्या बताई, प्रतियोगिता में कई बार पूछ लेते हैं कि
जैसे ये शब्द है फाल्गुन और ये शब्द है फागुन या फागुन, ये शब्द है बहुत सरल तरीका है फाल्गुन फागुन। अब इनमें से हमने देखिए शुद्ध कौन सा है, तो इतना आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें शुद्ध है फाल्गुन, फाल्गुन है तो ये तत्सम है, और ये फागुन है, ये शुद्ध वाला रूप नहीं है, तो ये क्या है तद्भव। और उदाहरण लेते हैं, इसके और उदाहरण लेते हैं तत्सम तद्भव के, कि जल्दी से कैसे बताएं ये तत्सम है या तद्भव है। जैसे श्वास और एक शब्द आ गया सांस, जैसे एक शब्द आ गया उत्साह है और एक शब्द आ गया उत्साह है, जैसे एक शब्द आ गया अक्षर और एक शब्द आ गया अक्षर, एक शब्द आ गया कार्तिक और दूसरा शब्द आ गया कार्तिक। कार्तिक और दूसरा शब्द आ गया कार्तिक। अब देखो इधर मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं और इधर लिख रखे हैं, अब इनमें से आप इन कुछ शब्दों को देखो और देख करके आप बताओ अपने अनुभव के आधार पर इनमें से शुद्ध वाला वर्ग किधर है, शुद्ध शब्दों का वर्ग कौन सा है। नंबर 1 वर्ग नंबर 2 कौन सा वर्ग है, तो ये वर्ग आप बताएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, आशा है आपसे कि श्वास शुद्ध रूप श्वास होता है नहीं कि सांस, शुद्ध रूप उत्साह होता है, खूब पढ़ा होगा आपने, उत्साह है नहीं कि उत्साह है, शुद्ध रूप अक्षर होता है नहीं कि अक्षर, और शुद्ध रूप कार्तिक होता है नहीं कि कार्तिक। तो ये जो शुद्ध वाला रूप है ना, ये वर्ग जो है शुद्ध वाला, ये वर्ग तत्सम वर्ग है और ये तद्भव वर्ग है। तो ये आसान तरीका है, आपको पूछा जाए कि इनमें से तत्सम या तद्भव कौन सा है, तो आप किसी भी शब्द का शुद्ध रूप देख लीजिए कि शुद्ध रूप कौन सा है। अगर वह रूप शुद्ध है तो तत्सम है, अगर उसका अशुद्ध रूप है तो फिर वह तद्भव है। इस प्रकार से ये तत्सम तद्भव है। और अब हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, हम टोटल शब्दों का वर्गीकरण में सबसे पहले हमने लिया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द। अब तीसरा जो प्रकार है वह हम पढ़ते हैं देशज शब्द। तीसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में जो तीसरा प्रकार है वह है देशज शब्द। देशज शब्द, अब देखिए देशी शब्द, अर्थात ये शब्द क्षेत्रीय जनता द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकतानुसार गढ़े गए वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए, जिन अक्षरों का निर्माण, जिन अक्षरों की रचना व्याकरणिक नियमों के आधार पर नहीं हुई है। ये एक मुख्य बिंदु है ध्यान रखने का कि जिन शब्दों का निर्माण या जिन शब्दों की रचना व्याकरणिक नियमों के आधार पर नहीं हुई है, तो आवश्यकता के अनुसार वे पढ़ी लिखी या अनपढ़ जनता के द्वारा गढ़ लिए गए, और फिर वे ही शब्द धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए। वे शब्द जो हैं जो ज्यादा फेमस हो गए, ज्यादा दूरी के लोग उन्हीं शब्दों को काम में लेने लग गए, फिर वो हमारे साहित्य में भी घुल मिल गए, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक शब्द है चिमटा। अब ये जो शब्द है ये कोई व्याकरण के नियमों के आधार पर नहीं बना, न किसी साहित्यकार ने बनाया है। पता नहीं शब्द का उपयोग सबसे पहले किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने किया था या अनपढ़ ने। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत पहले की अगर हम बात करें तो उपकरण जब बहुत कम थे, घर परिवार में घरेलू काम में आने वाले जो औजार उपकरण थे वे कम ही बड़े थे। तो शुरू में जैसे चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, तो हो सकता है कि शुरुआत में रोटियां हैं जो हाथों से ही चूल्हे में से निकाली जाती होंगी, तवे पर डाली जाती होंगी, लेकिन उसके बाद में आवश्यकता महसूस हुई और लोहे का एक चिपटा सा पदार्थ बना दिया, जिससे कि रोटी सेकते समय, तवे पर डालते समय या उतारते समय परेशानी नहीं हो। तो लोहे का एक बड़ा सा उपकरण बनाया गया जो दूर से हाथ से पकड़ करके चूल्हे में से रोटी निकाली जा सके, जिसमें हाथ सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। अब वो चिपटा सा लोहे का उपकरण बनाया। अब वहां पर उस समय क्या
उन्होंने इसको चिपटा कहने लग गए ये लोग। फिर चिपटा से धीरे धीरे इसको चिमटा कहने लग गए। अब इस शब्द की उत्पत्ति का कोई आधार नहीं है, पता नहीं इसका उपयोग पहले किस व्यक्ति ने किया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये शब्द है जो हमारी हिंदी भाषा में भी घुल मिल गया है, जिसका निर्माण व्याकरण के नियमों के आधार पर नहीं हुआ है। और आपने मुंशी प्रेमचंद का पाठ पढ़ा है, ईदगाह है या हामिद का चिमटा, तो उसमें चिमटा शब्द का बहुलता से प्रयोग किया गया है। अब ये शब्द हिंदी भाषा में ही माना जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा गहराई में जाए, डीपली जाए कि ये शब्द कहां से आया, तो हम बताएंगे कि ये देशज शब्द है। क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़े गए वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए, जो लंबे समय तक काम लेते रहने से हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और देखिए, जैसे एक शब्द है खुरपा। अब ये जो शब्द है इसको भी हम देशज शब्द किस आधार पर कह सकेंगे? इसका आधार यह है कि घास खोदने का पहले एक औजार बना, नाम पहले नहीं बना, पहले वस्तु बनी, फिर उस वस्तु की उसे काम क्या लिया जाता है, काम के आधार पर उसका नाम रखा गया। ये तो हम इतना तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि पहले किसी वस्तु का नाम नहीं हुआ, पहले वो वस्तु बनी फिर उसका नाम हुआ, नामकरण बाद में हुआ। तो घास खोदने के लिए एक लोहे का आगे से पतरा लगा करके, नीचे पीछे एक काठ का या लकड़ी का टुकड़ा लगा करके घास खोदने का एक औजार बना दिया गया। अब उससे घास खोदने में आसानी होने लग गई, लेकिन फिर दुविधा क्या आई, दिक्कत यह आई कि इसका नाम क्या रखें। तो तब उसी समय हो सकता है कि शुरुआत में जिन लोगों ने काम में लिया उन्होंने इस आधार पर इसका नाम रखा कि जब घास खोदते हैं तो इसमें खुरखुर की आवाज आती है, और खुरखुर की आवाज के आधार पर उसका नाम निकल गया खुरपा। अब ये खुरपा शब्द जो है ये प्रचलन में आ गया पूरी तरह से, और साहित्यकार जो है वे भी अपनी रचनाओं में खुरपा शब्द को ही काम में लेते हैं। ऐसे ही फूकनी देखिए, बार बार चूल्हे में आग बुझ जाती है, बार बार दिया सलाई से आग जलाई जाती है, दिया सलाई खराब होती है बार बार, ऐसा लगता है। तो क्या किया कि क्यों ना कुछ ऐसा औजार बना लिया जाए जिससे कि बार बार दिया सलाई खराब नहीं हो, माचिस खराब नहीं हो, माचिस के पैसे नहीं लगे। तो एक पाइप नुमा लोहे का औजार बना लिया गया, पाइप के आकृति का। अब नाम आपकी समस्या है कि इसका नाम क्या रखें, तो बस उसी आधार पर, इसकी उपयोगिता उसके काम के आधार पर, उसकी शैली के आधार पर उसका नामकरण हो गया कि चूल्हे में जब आग जलाते हैं तो फूंफू करते हैं, और फूंफू के आधार पर उसका नाम निकल गया फूकनी। तो वे शब्द जो हमारी क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए और वे हिंदी भाषा में घुल मिल गए। ज्यादातर हमारे घरेलू उपयोगिता के जो उपकरण हैं, औजार हैं, वे ज्यादातर ऐसे ही शब्द बने हैं, जैसे धमाधम, किसी को पीटा और धमधम की आवाज आ गई, अब ये शब्द हो गया धमाधम, अब ये प्रयोग में आने लग गया। तो इस प्रकार से ये देशज शब्द होते हैं। और जो चौथा प्रकार है वह है विदेशी शब्द। विदेशज या विदेशी शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम वर्गीकृत करते हैं तो चार प्रकार से करते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज बोल सकते हैं या विदेशी बोल सकते हैं। तो नाम से इसकी परिभाषा का हम अनुमान लगा सकते हैं। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं के वे शब्द, तो सबसे पहले बात आती है अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तकों में, अध्यायों में काम में लिए जाते हैं अंग्रेजी के। अब अंग्रेजी क्या है कि विदेशी भाषा, अपनी भाषा तो हिंदी है लेकिन विदेशी भाषा के अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं। केवल अंग्रेजी के ही नहीं, उर्दू के, हमारी हिंदी भाषा में ज्यादातर कौन सी भाषाओं के शब्द काम में लिए जाते हैं? अंग्रेजी के और उर्दू के, क्योंकि इन भाषा भाषी लोगों के संपर्क में हम ज्यादा रहे हैं। ये दो भाषा बोलने वाले लोगों के संपर्क में हम ज्यादा रहे हैं, अंग्रेजों के संपर्क में हम ज्यादा दिन रहे हैं। और उर्दू जो है, उर्दू बोलने वालों के संपर्क में भी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही देश था और पाकिस्तान में उर्दू भाषा ज्यादा चलती है
और अपने जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग, अपने भाई लोग, ये ज्यादा उर्दू भाषा को काम में लेते हैं, तो इनके संपर्क में ज्यादा रहने से आज हमारी हिंदी भाषा में जिन विदेशी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा बहुलता उर्दू और अंग्रेजी की है। इसके अलावा चीनी शब्द भी हैं, फ्रांसीसी शब्द भी हैं, डच भाषा के शब्द भी हैं, ईरानी, इराकी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में घुले मिले हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं अंग्रेजी के शब्द, जैसे बहुत सारे हिंदी के पाठों में ऐसा मिल जाएगा कलरक शब्द, कलरक। तो कलरक शब्द क्या है? डॉक्टर को चिकित्सक आप हिंदी के पाठ में भी बहुत कम देखेंगे। हॉस्पिटल है, चिकित्सालय बहुत कम हम देखते हैं, जबकि चिकित्सालय हिंदी रूप है, हॉस्पिटल अंग्रेजी रूप है, कलरक अंग्रेजी रूप है, बाबू हिंदी रूप है, ऑफिस कार्यालय हिंदी रूप है। हम हिंदी भाषा भाषी लोग, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन आज भी हम बात करें हमारे बुजुर्गों की, शायद कार्यालय नहीं समझेंगे लेकिन ऑफिस को समझ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव रहा है और हमारे तक आते आते कम हुआ है। आजाद होने के बाद में तो बुजुर्ग लोग हैं अंग्रेजी से ज्यादा वाकिफ हैं, तो हमारे बुजुर्ग आज भी, ये बड़ी एक विडंबना की सी बात लगती है कि कार्यालय की बात करें तो कार्यालय समझ में नहीं आएगा। उनको ये पूछो कहां जाओगे तो हम कहेंगे विधायक के कार्यालय गए थे, तो वे शायद समझ नहीं पाएंगे यार कार्यालय क्या होता है, मैं पूछ भी ले, लेकिन उनको ये बोलो ऑफिस गए थे, वे समझ जाएंगे कि कहां गए थे। बेशक ये ऑफिस को ऑफिस न बोल करके ऑफिस बोल दे, उनको ये बोलो कि चलो दादाजी आपको मैं चिकित्सालय दिखा के लाता हूं, तो शायद दादाजी कंफ्यूज हो जाएंगे कि चिकित्सालय पता नहीं कहां दिखा के लाएगा। उनको ये बोलो कि चलो हम आपको हॉस्पिटल दिखा के लाते हैं, तो तुरंत समझ जाएंगे हॉस्पिटल क्या होता है, जहां मरीजों का इलाज होता है। तो ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का प्रभाव ही है। और ऐसे उर्दू के भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में घुले मिले हुए हैं। तो वे विदेशी शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में लगातार काम में लेने से घुल मिल गए हैं और आज वे भी हिंदी भाषा में ही मिश्रित हो गए हैं, लेकिन बारीकी से जब हम उनका अंतर स्पष्ट करते हैं तो पता चलता है कि वे हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं, वे विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा और मुझे आशा है कि ये टॉपिक अच्छे से आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।